Before starting the analysis of motion with graphical representation, जस्ट सही बताओ कि कितने लोग ग्राफ के बारे में जानते हो, मतलब थोड़ा डिटेल। ग्राफ क्या होता है, लाइन, जैसे मान लो एक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाए, 4 कोऑर्डिनेट्स के बारे में कितने लोग जानते हो? ऐसा कुछ पता है तुमको? यस सर। बताओ देन सत्यम। सर 4 कोऑर्डिनेट्स सर बनाया जाता है, जिसमें एक साइड सर प्लस प्लस होता है, ओके, एक साइड प्लस माइनस होता है, एक माइनस माइनस होता है, एक तरफ माइनस प्लस होता है। चलो वेरी गुड। बिकॉज देखो क्लास 7 में मैंने तुम लोगों को मोशन का चैप्टर बता के सिंपली बता दिया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम का हम ग्राफ बनाएं तो उसमें अगर हमको उस ऑब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट मोशन शो करना होगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगा एक्स वाई एक्सिस के बीच में। क्यों होगा, इसलिए इसका मैंने तुम्हें आंसर देने से मना किया था, क्योंकि उस समय ये तुम्हारे लेवल से बहुत ऊंचा था, या 1 या 2 ग्राफ तुमको बनाना था जिसको तुमको या तुम्हें कंफर्म करना था कि इसमें मोशन किस तरह का हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। सो उस समय तक ये चल सकता था, बट अब के लिए कंडीशन ये थोड़ा अलग हो गया। अब तुमको ग्राफ का काफी यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर में। सो आई वांट टू जस्ट क्विक अंडरस्टैंड दैट कितने लोगों को रियली ग्राफ के बारे में पता है। और भी कोई लोग? शिवम, ये नहीं शिवम, पता है बहुत अच्छी तरह से? रिशु, चलो देन ये अच्छा चीज है। राधे श्याम, कितना ग्राफ के बारे में जानते हो? पूरा जानते हैं सर। तुम लोग का मैथ में था क्या ग्राफ, लाइन बनाना और ये सब के लिए? यस सर। चलो देन माई वर्क विल बी इजियर देन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस जो है, जस्ट एक रफ एस्टिमेट के तरह तुम लोगों को मैं बता दूं एक बार पहले, जस्ट वेट करो। Everyone can see this screen. नजर आ रहा है ये ग्राफ? यस सर। यस सर। सी एक्चुअली यही एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग ग्राफ के 4 कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हो इसमें ये जो जितना भी स्क्रीन है, पूरा स्क्रीन, ये स्क्रीन 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक ये भाग, ये लाइन देख रहे हो जो डार्क करके तुम्हें दिख रहा है, इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में निगेटिव, ये नीचे वाला फिर निगेटिव, ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव। यही एक्चुअली तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट्स का पार्ट है। ये कोऑर्डिनेट पार्ट है जिसको हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। इस पार्ट में लेंगे तो हमारा एक्स यहाँ पे निगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है। ये इसका एक्स लाइन है एंड ये वाई लाइन है। सो इस पार्ट में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। इस पार्ट में दोनों कंडीशन हमारा निगेटिव होता है, एक्स भी निगेटिव एंड वाई भी निगेटिव। और इस पार्ट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई निगेटिव होता है। हमारा मेन कंसर्न इस पार्ट से होगा, ये वाला पार्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के माध्यम से यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाएंगे, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब के बारे में जानेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है और क्यों बनता है इस तरह का, क्यों ये स्ट्रेट ही लाइन होता है। सो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर दिस वी विल जस्ट come to know that how to derive the all 3 equations of motion
ग्राफिकली, जो कि हम लोग एक एक करके सारे इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में ये मैथमेटिकल से थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, बट आज जो क्लास में बता रहा हूं अगर उसको ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्टली वो मैथमेटिकल के ही तरह तुम्हारे लिए आसान है। क्या हो रहा है इस ग्राफ में, क्यों हो रहा है, इसको देखने और समझने की कोशिश करो। सो फर्स्ट इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें इसका वाई एक्सिस, वही मैंने बोला, हम लोग सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर ध्यान देंगे जो इसका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। इसी में हम लोग मैक्सिमम अपने ग्राफ को बनाएंगे या किसी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस डिस्टेंस का लाइन है एंड एक्स एक्सिस जो है वो टाइम लाइन है। देन इस कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है देन उसके लिए हम लोग कैसा ग्राफ बना सकते हैं। सिंपली अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या होगा, स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसका मतलब यह है कि किसी भी टाइम पे 10 सेकंड पे, 5 सेकंड पे या 20 सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, एक फिक्स है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, जो कि हम आसानी से इस ग्राफ में जाके देख सकते हैं क्यों ये स्ट्रेट ही लाइन बना रहा है। जस्ट ये है हमारा टाइम लाइन और ये है हमारा डिस्टेंस का लाइन, ठीक है। सो एज्यूम करो कि वो ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में चला होगा 1 मीटर, दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर चला, तीसरे सेकंड में 3 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर, ऐसे ही करके वो ऑब्जेक्ट चलते जा रहा है। तभी हम उसको बोलते हैं ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देन वो यूनिफॉर्म स्पीड पे है या कांस्टेंट स्पीड पे है। जस्ट वी कैन सी हियर, मान लो ये टाइम लाइन है बिकॉज हम लोग कोऑर्डिनेट में लिखते कैसे हैं, पहले x, y और उसका वैल्यू हम लोग तब लाइन प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 1 1 फर्स्ट पार्ट, देन दूसरे सेकंड में 2, तीसरे सेकंड में 3 मीटर्स, फोर्थ सेकंड में 4 मीटर, फिफ्थ सेकंड में बहुत हुआ, फिफ्थ सेकंड में 5 मीटर। तब ये ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। देन इसका हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें। सो अगर इस लाइन को हम लोग ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सारे लोग देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन को ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। सभी के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन को ओरिजिनेट कर रहा है। मान लो इसको लंबा दूरी पे और हम लेके चलते हैं, 10 सेकंड में ये 10 मीटर चला। सो सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स अगर ये हमारा डिस्टेंस लाइन है, ये वाई एक्सिस और ये हमारा टाइम लाइन है, देन अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा देन वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमारे कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट होगा। एक स्ट्रेट लाइन उसके लिए हमारे ग्राफ में बनेगा या कोऑर्डिनेट में हमारे एक उसके लिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है सभी के लिए? देन इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे लेके चले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के कंडीशन में क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म के स्पीड के कंडीशन में है कि पहले सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एज्यूम करो कि पहले 0 सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, देन
5 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट चलता है तुम्हारा 7 किलोमीटर, सॉरी 7 मीटर। 5 सेकेंड में 7 मीटर। 10 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट चला तुम्हारा, एज्यूम करो 9 मीटर। इट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। 15 सेकेंड में या 12 सेकेंड में वो चला, फिर 14 मीटर चला। सो इस पॉइंट्स को अगर हम मिलाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये मैनुअली हम लोग एनालाइज करके एटलीस्ट देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये नॉन यूनिफॉर्म इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। तो इसको हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनाएगा, जो कि हमको यही डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में हमें जानने को मिलता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा है तो उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। उस समय क्लास 7 में तुम लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन आ रहा था कि सर इस लाइन से वो पैरेलल बनेगा तब क्या होगा, उस लाइन से वो पैरेलल बनेगा तब क्या होगा। इट मीन्स एक्स एक्सिस से पैरेलल बनेगा तब क्या होगा उस चीज का एनालिसिस, या हम लोग क्या बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। तो जस्ट यहाँ पे सारा चीज हम लोग एग्जैक्टली विथ एक्सप्लेनेशन एंड विथ डेमो आराम से देख सकते हैं कि वो लाइन कैसा बन रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वाले में भी किसी को दिक्कत नहीं है? नॉन यूनिफॉर्म वाला स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सिंपली इतना ही कहानी है कि अगर वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो उसका लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा। इट कैन बी कर्व, इट कैन बी इन एनी टाइप ऑफ फिगर। वो कर्व हो सकता है अपवर्ड जाते हुए, वो कर्व हो सकता है दूसरे तरफ टिल्ट होते हुए, बट वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा इसके तरह, बिकॉज उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा है। अगेन वन मोर एग्जाम्पल ऑफ क्लास 7, जब हम लोगों ने देखा था कि टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, देन उस कंडीशन में एक ऐसा ग्राफ तुम लोगों को दिया था उसने। इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड पे है, मान लो 5 मीटर पे, देन 2 सेकेंड पे भी है वो 5 मीटर पे, 4 सेकेंड में भी वो है 5 मीटर पे। इट मीन्स 10 सेकेंड के बाद भी वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे ही है। देन इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ये लाइन जो बनेगा एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। अगर हम लोग इसको एनालिसिस करने चलें तो 0 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे है, 5 सेकेंड पर भी ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे है, 10 सेकेंड पर भी ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे है। इट मीन्स टाइम तो लैप्स होते जा रहा है बट ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन ओरिजिन से चेंज नहीं कर रहा है। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट माइट बी पार्क्ड इन योर पार्किंग स्टेशन और एट एनी प्लेस। ऑब्जेक्ट जो है कहीं पे रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है सभी के लिए? यस सर। यही तीनों ग्राफ उसमें तुम लोगों को पूछा जाता था जनरली कि ऐसे ग्राफ को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे या कैसे बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग स्पीड कैसे निकालेंगे किसी ऑब्जेक्ट का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भूल के हम लोग जनरल कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे निकालते हैं। फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट we go through the formula distance traveled by the object by time taken or rate change of distance of a object is called the speed of the object। उसी को हम लोग उसका स्पीड बोलते हैं। कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। सो इस कंडीशन में देखने की कोशिश करो। अब जस्ट ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, ग्राफ के फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जस्ट वेट 1 सेकेंड।
ओके, सो अब हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में इसको चेक करने की कोशिश करें। हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? जीरो पे वो ऑब्जेक्ट एज्यूम करो जीरो डिस्टेंस पे था, यानी यहाँ पे अगर हम लोग अराउंड 40 सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच चुका है? अराउंड 25 मीटर्स के आसपास, बिकॉज डिस्टेंस को हमने मीटर में लिया है, टाइम को जस्ट सेकंड में लिया है। तो अराउंड 25 मीटर के आसपास वो ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है। हम लोगों ने 25 कैसे फाइंड किया? 25 माइनस 0, ये हो गया उसका डिस्टेंस। यही चेंज इन रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, यानी कितना डिस्टेंस उसने तय किया अपने रेफरेंस पॉइंट से डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, इससे हम लोग स्पीड फाइंड करते हैं। तो ये चीज जब हम फाइंड कर रहे हैं तो 25 माइनस 0, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अराउंड 40 सेकेंड और 38 सेकेंड पे उसने कवर अप किया है। सो उसको हम लोग अगर स्पीड फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? दिस माइनस दिस, ए माइनस इस पॉइंट पे एज्यूम करो, इसको हम ओ ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं, सिंपली ए माइनस एफ डिवाइडेड बाई T1, बिकॉज इसको T1 टाइम से रिप्रेजेंट किया है और हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, सो एफ माइनस ओ लेके हम लोग चल सकते हैं अगर इसको ओ हम मानते हैं। तो क्या हम देख रहे हैं? अगर इस ग्राफ से हम लोग स्पीड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देन हम लोग फाइंड कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। कुछ पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस को हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्राइंगल में। ये जो ट्राइंगल है AOF, इसमें हम लोग उसी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक एग्जांपल, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट का एनालिसिस हमने स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, पॉइंट ए पे वो ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस पे था, किसी भी टाइम पे था, हमने टाइम को T1 मान लिया है, डिस्टेंस को S1 मान लिया है। पॉइंट बी पे वो ऑब्जेक्ट S2 डिस्टेंस तय कर गया एंड टाइम हो गया उसका T2। इट मीन्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस तय किया? S2 माइनस S1, और कितने टाइम में? T2 माइनस T1 टाइम में उसने ट्रेवल किया। यही पॉइंट ए से बी का स्पीड के बारे में बताएगा ना कि उसमें कितना स्पीड है। ऑल्दो स्पीड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, लेकिन इसी का डिवीजन हमको स्पीड का वैल्यू देगा ना, यस और नो? ये चीज समझ रहे हो ना? यस, कंफर्म वंस मोर। ये चीज समझ रहे हो ना जो बोल रहा हूँ? नो सर। नो नो सर। मैं सिर्फ ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कार है या कोई भी चीज है, वो चला है, देन उसके पास ए से बी के बीच में कितना स्पीड है, इसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है? पॉइंट ए को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक जितना भी चला हो डिस्टेंस, हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जस्ट हम उस डिस्टेंस को क्या मान रहे हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक जो वो चला डिस्टेंस, उसका हम लोग S1 मान रहे हैं, ठीक है? पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास तक वो गया तो उसका डिस्टेंस S2 हो गया, जितना भी हो उसका वैल्यू, नो प्रॉब्लम। देन ए से लेके बी के बीच में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस तय किया? S2 माइनस S1, यस? नहीं समझ में आ रहा अभी भी? टेल अगेन, यस और नो? यस सर। ओके, नो। सिंपली जो कहानी हम लोगों ने ग्राफ के फॉर्म में देखा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों से पूछा था ग्राफ पे कितना वेल वर्स्ड हो तुम लोग। अब इस पॉइंट से लग रहा है कि ग्राफ मुझे और डिटेल में बताना चाहिए था, बिकॉज तुम लोग ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो। देखो,
हमको सिर्फ इस ग्राफ में मैं इतना ही करने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ कैन वी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से हम लोग उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और स्पीड को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपली इतना ही कहानी कर रहे हैं। सो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। ठीक है, इस पॉइंट पे यहां तक ए पॉइंट पे मानो जस्ट यहां तक मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इसीलिए जस्ट यहां तक। ये सेकंड वाला सर्कल देख पा रहे हो ना, जो अभी मैंने बनाया, यहां तक वो ऑब्जेक्ट मान लो ट्रेवल करता है t1 टाइम में, वो डिस्टेंस तय करता है s1 का। ठीक है, तो अगर हमको स्पीड फाइंड करना होगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। मान लो t1 टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने s1 डिस्टेंस तय किया, इस समय हमारा ओरिजिन जो है वो o है। सो डिस्टेंस बाई टाइम से हम लोग फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम से हम लोग फाइंड करेंगे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है। यही फॉर्मूला लगाते हैं ना मैथमेटिकली, डिस्टेंस बाई टाइम। वही काम मैं ग्राफिकली भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस तय किया, ये डिस्टेंस हमारा लाइन है, वाई एक्सिस जो है वो डिस्टेंस लाइन है। यहाँ पे 0 पे था ऑब्जेक्ट और s1 तक वो पहुंचा है, यहां तक हमारा लाइन पहुंचा है। इट मीन्स अगर इसके सीधा में हम लोग लेंगे तो y एक्सिस पर वो s1 डिस्टेंस तय किया है। इट मीन्स हमारा डिस्टेंस हो गया s1 माइनस o। ठीक है, और a माइनस दिस जो मैंने एक सर्कल टाइप का बनाया है, एज्यूम करो ये f या c कोई भी एक पॉइंट है, c इसमें है, सो c नहीं e कोई पॉइंट है। सो a माइनस e, यस और नो भास्कर, ये डिस्टेंस हुआ ना इसमें। देन हमको डिवाइडेड बाय टाइम फाइंड करना है। टाइम हमारा कौन सा हुआ, यहां से लेके यहां तक ग्राफ में हमारा टाइम लाइन चला है, जो कि हम t1 मान रहे हैं। अगर t1 मानते हैं तो डायरेक्टली लिख देंगे s1 बाई t1, s1 बाई t1, बिकॉज 0 से हमने स्टार्ट किया था, हमारा रेफरेंस पॉइंट 0 था। तो डायरेक्टली लिख देंगे हम s1 बाई t1, जो हमको दे देगा वैल्यू ऑफ स्पीड। यस और नो बोलो भास्कर। ओके, अगर ये चीज समझ रहे हो तो मैं दूसरे कंडीशन में इसको और थोड़ा आगे लेके चल रहा हूं, बिकॉज ये सब चीज हमारे अगले ग्राफ में जरूरत पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा इस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ। ये चीज को समझ जाओगे तो तुम्हारा इक्वेशंस भी बनाना उतना ही आसान होगा। इस पॉइंट पे हम देखे तो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट इस समय तक s1 डिस्टेंस तय कर चुका था। ओके, देन ऑब्जेक्ट पॉइंट A से पॉइंट B तक चला। पॉइंट B तक पहुंचने पे वो ऑब्जेक्ट s2 डिस्टेंस तय कर चुका था। s2 कहां से, 0 से लेके s2 डिस्टेंस तय कर चुका था। यानी पॉइंट A से पॉइंट B का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा, s2 माइनस s1, ये वाला होगा ना, या BC। एवरीवन समझ में आ रहा है। यस सर। और इट इज यस सर। ओके, देन यहाँ पे कोई अगर हम पॉइंट लेंगे n, तो bn माइनस cn, यानी फाइनली हमारा वो आएगा BC। ये डिस्टेंस उसने तय किया है या ये डिस्टेंस तय किया है, दोनों सेम है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। देन टाइम कितना लिया है उस ऑब्जेक्ट ने, यहां से लेके यहां तक का। इट मीन्स इस पॉइंट को अगर हम मान रहे हैं, यहां तक पहुंचने में ऑब्जेक्ट को टाइम t2 लगा है, एंड यहां तक पहले वाले पॉइंट यानी A तक पहुंचने में उसको t1 लगा था। देन वो हो जाएगा t2 माइनस t1 और AC। ये भी ठीक है।
तो इस कंडीशन से अगर हम ऑब्जेक्ट का स्पीड फाइंड करें तो आएगा BC/AC। ये ठीक है सभी के लिए? ओके, BC/AC और S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, ये कंडीशन भी ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। सो एक्चुअली इसको हम लोग बोलते क्या हैं? अगर तुम लोगों ने शायद ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है तुमने। देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज करता है ये, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी फाइंड इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो वर्ड लिख रहा है यहाँ पे स्लोप, स्लोप का एक्चुअली मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। सिंपली इतना ही कहानी जानो, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाय बेस। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री में तुम्हारे 2-3 कंडीशंस होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। व्हाट आई कैन टेल, ओके, थोड़ा सा जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री में अभी तक के लिए जो स्टार्ट करोगे उस कंडीशन में पहला सारा चीज तुमको एनालिसिस जो होगा वो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री का क्यों यूज हुआ, क्या हुआ, इसके लिए सारा तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। बट जस्ट फॉर द पार्ट ऑफ फिजिक्स जहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, ये बताने के लिए मैं तुमको यूज कर रहा हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर कहा जाता है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है? Yes, sir. एज्यूम दैट ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये एंगल ये वाला एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा है, ठीक? ये एंगल थीटा है। देन ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में हम लोग 3 टर्म जानते हैं, 6 टर्म एक्चुअली होता है लेकिन 3 टर्म लिया जाता है जिसमें बोला जाता है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये वाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू लिया जाता है। सिंपली सिर्फ सुनते जाओ, ज्यादा इसमें अभी ना दिमाग लगाओ ना ज्यादा समझने की जरूरत है। क्यों ये लिया जाता है, कैसे होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री में जानना, जस्ट इस रेशियो के बारे में जान लो। क्योंकि तुम लोग भी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज इसके तीनों के बारे में जानते हो। ये एंगल अगर थीटा है हमारा, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है जितना इस एंगल का वैल्यू है। सो इसको हम लोग अगर थीटा मान रहे हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बोला जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू बोला जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। एक्चुअली यही टेन थीटा जो वैल्यू होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन है हमारा हाइपोटेन्यूज वाला, ये इस लाइन का स्लोप लिया जाता है, जिसको स्लोप को हम लोग रेशियो के फॉर्म में डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। यही यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, जिसको ये बोल रहा है स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी ये लाइन जैसा हो उस लाइन का हम लोग अगर परपेंडिकुलर बाय बेस मेजर करेंगे, जिसको हम लोग स्लोप का एक दूसरा नाम देते हैं, तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उस ऑब्जेक्ट के स्पीड का वैल्यू जान सकते हैं।
ठीक है सभी के लिए? यस सर। बस इतना ही मैं ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, इससे ज्यादा जरूरत अभी के लिए नहीं पड़ेगा इसमें। यस बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? ओके, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलेगा, देन उसका लाइन जो होगा या उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसे इसमें अगर वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, देन उसका ग्राफ सिर्फ ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें करना क्या होगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड तेजी के साथ बढ़ रहा है, तब जाके तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लेट्स सी हियर, इट मीन्स अगर मान लो पहले 0 पे 0 था उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 0,0, देन पहले सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया 2, दूसरे सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया 7, तीसरे सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया 10। तेजी के साथ ये बढ़ते जा रहा है 10 सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया, सॉरी यस नॉन यूनिफॉर्म, 10 सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया 50। 10 सेकंड 50 बहुत ज्यादा पार कर जाएगा, 20 लो ताकि हम लोगों को दिखे वो, नहीं तो उसके लिए छोटा करना होगा इसको 20। देन अगर इस लाइंस को हम मिलाएंगे, ये यूनिफॉर्मली मिलेगा नहीं, इस लाइंस को भी हम लोग मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ना बनते हुए ये एक कर्व लाइन बनेगा। वेट, इसको ये लाइन से ज्वाइन करेगा इस तरह से, ये एक स्ट्रेट लाइन ना बनते हुए देखो कुछ ऐसा ही ग्राफ उसमें ही बनने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से वो यू करके बना है, हमारा जो स्पीड है वो कुछ धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, ऑल्दो चेंजिंग है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना है। लेकिन उसमें जैसे देख रहे हो क्विकली ये उठ जा रहा है, ये क्विकली उठ जा रहा है, कुछ इसी तरह से ये लाइन इसमें भी हमारा गया है। इसके लिए जस्ट हम लोगों को वैसा डेटा लेना होगा कि उस ढंग से वो लाइन तेजी के साथ उठे, और एक दो डेटा बनाना होगा, देन ओनली वी कैन सी हियर कि वो किस तरह से जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन पार्ट वाइज भले हो जा रहा है, लेकिन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म नहीं बना पा रहा है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चले तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां तक हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहा। देन कम्स योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? टेल मी फ्रैंकली, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज many topics you are going through is little bit new for you people, so कुछ confusion create कर सकता है। ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इवन तुम्हारा जितना प्रूफ होगा तीनों इक्वेशन का वो भी इस पे जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफिकल प्रूफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब इस कंडीशन में हम कर क्या रहे हैं कि ये y एक्सिस का जो लाइन है उसको हम लोग वेलोसिटी का नाम दे देते हैं, एंड एक्स एक्सिस का जो लाइन है उसको हम लोग टाइम बोलते हैं। वेलोसिटी इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। अगर वेलोसिटी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड। वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में लोगे तो टाइम लाइन हमारा आवर में चलेगा। फॉर कन्वीनियंट मेकिंग ऑफ ग्राफ, ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी अगर हम किलोमीटर पर आवर में लेते हैं तो टाइम को सेकंड में नहीं ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, हम ले सकते हैं। अगर किसी चीज का वेलोसिटी बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है पर सेकंड पे, तो टाइम लाइन को अगर हम सेकंड में नहीं बनाते हैं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। भले मैथमेटिकली हम लोग इक्वेट करने के लिए
उसको फिर से एक यूनिट में ले आएंगे, वो ठीक है। बट हम लोग ले सकते हैं टाइम को सेकेंड में भी। बट तुम लोगों के कंसिडरेशन में या तुम लोगों के समझने में ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकेंड में है तो टाइम आवर में होगा, या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम सेकेंड में होगा। नो, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में लोगे तो टाइम सेकेंड में चलेगा तुम्हारे लिए आसान करने के लिए। इसको अगर मीटर पर सेकेंड में लेके चलोगे तो टाइम सेकेंड में, इसको अगर किलोमीटर पर आवर देन टाइम आवर में चलेगा। ओके, देन इस कंडीशन में थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। 1 सेकेंड पे या 0 सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड पे भी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, थर्ड सेकेंड पे भी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ सेकेंड पे भी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। सॉरी अगेन। सो 0 सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे भी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड पे हम लोग देख क्या रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो स्थिर है, लेकिन अब ये हमारा वेलोसिटी लाइन बन चुका है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए अब जो लाइन बनेगा वो लाइन बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। हर सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड ही है। इट मीन्स हमारा y कंपोनेंट जो है वो फिक्स है। 1 2 2 2 3 2, यानी हर सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है, इसको लाइन हम ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा हमारा फिर से वही एक स्ट्रेट लाइन, बट इस बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ना कि इस तरह का लाइन। इस तरह का लाइन नहीं आएगा। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में स्ट्रेट लाइन जो बन रहा था डी एंड टी में, वो वी एंड टी में नहीं बनेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्म होगा देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में भी स्ट्रेट लाइन होगा, बट द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, यस बोलो, कोई जो बोल रहे हो। मुझे नहीं समझ आया। ओके, एक्चुअली देखो इसमें हमारा पैरामीटर्स चेंज हो गया। इसमें हमारा जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का हमने कंसीडरेशन लिया था वो चेंज हो गया है, इसलिए ये लाइन स्ट्रेट तो बना है लेकिन एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल बना है, ना कि इस तरह का लाइन बना है। देखो इसमें हमारा वाई एक्सिस डिस्टेंस था एंड एक्स एक्सिस टाइम था, लेकिन दूसरे कंडीशन में हमारा वाई एक्सिस जो है वो वेलोसिटी बन चुका है। इसको कैच करो रोशनी, उसके बाद समझ में आएगा। वाई एक्सिस हमारा वेलोसिटी बन चुका है, अब वो डिस्टेंस नहीं है हमारा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलते हैं, जब उस ऑब्जेक्ट का हर सेकेंड पे वेलोसिटी हमारा उतना ही रह जाए। यानी 0 सेकेंड पर भी एज्यूम करो ये 4 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड पर भी 4 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड पर भी 4 मीटर पर सेकेंड है। यही कंडीशन होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना। बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो ये लाइन कैसा लाइन बनेगा, यानी इसको हर समय वाई एक्सिस पे 4 मीटर पर सेकेंड ही दिखाना है। देखो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस पे कब दिखाएगा, जब ये लाइन एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा एक्स एक्सिस से पैरेलल और टाइम एक्सिस से पैरेलल। अब समझ में आ रहा है। जो ग्राफ मैंने बना के दिखाया वो भी समझ में आया कि फिर से बनाऊं मैं। फॉर एवरीवन इट इज गुड। सभी को समझ में आ रहा है भास्कर? Yes, sir. ओके,
ओके, सो इस कंडीशन में हमने देखा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, देन उसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो उस कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन इसमें भी होगा, बट दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और एक्स एक्सिस से ये लाइन पैरेलल बनेगा। देन इस कंडीशन में हम लोग उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? पहले मैथमेटिकली हम चलेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफिकली आएंगे। मैथमेटिकल क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पे स्पीड कितना हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का? स्पीड है फ्रॉम O टू A, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना है OA। टाइम कितना लिया उस ऑब्जेक्ट ने? OC, यहां तक B तक ट्रेवल करने में OC टाइम लिया। इट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू OA इंटू OC। ठीक है सबके लिए? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो ये वही मैंने यहां भी किया, स्पीड इनटू टाइम। सो इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरह से देखें। स्पीड इनटू टाइम तो मैथमेटिकली हमारा दे दिया कि वो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन इसको हम लोग ग्राफिकली देख रहे हैं तो किस तरह से नजर आ रहा है? ये है हमारा एक रेक्टेंगल OABC, ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में हम कर क्या रहे हैं? ब्रेथ इनटू लेंथ, ब्रेथ इनटू लेंथ। उसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ इनटू ब्रेथ और ब्रेथ इनटू लेंथ, वो हमारा रेक्टेंगल का एरिया है। इट मीन्स अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको डिस्टेंस मेजर करना हो किसी भी पार्ट का, जिस पार्ट में एक ऑब्जेक्ट चला है, तो अगर हम उस पार्ट का एरिया निकाल देंगे तो वो उसके डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है? ये हर कंडीशन में होगा। यहाँ पे सिंपल फिगर के फॉर्म में तुमको बना के बता रहा है कि एरिया के बराबर उसका डिस्टेंस होगा, बट ये हर कंडीशन में वैलिड होगा कि जितना वो एरिया ट्रेवल किया है, जितना एरिया बना है उस ग्राफ का, उस ऑब्जेक्ट के चलते, अगर हम लोग उसका एरिया निकाल देते हैं तो एरिया जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। सो यही कंडीशन आगे चल के हमारा जब एक्सीलरेशन का ग्राफ बनेगा। अब एक्सीलरेशन में क्या होता है? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है हमारा। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से प्रोसीड करेगा तो उसका जो लाइन बनेगा हमारे ग्राफ में, हमारे कोऑर्डिनेट में जो उसका लाइन बनेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कुछ ऐसा। क्या होता है एक्सेलरेशन के कंडीशन में? 0 पे वो ऑब्जेक्ट अगर मान लो 0 मीटर पर सेकंड के स्पीड पर है, 1 सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट मान लो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हो गया, 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हो गया। इसी तरह से वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करेगा, तभी बोलेंगे ना कि वो ऑब्जेक्ट जो है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है। यही कंडीशन है ना? दिस इज द टाइम लाइन एंड दिस इज नाउ वेलोसिटी लाइन। वाई एक्सिस जो है वो हमारा वेलोसिटी लाइन है। अगेन हम लोग उसको बना के देख सकते हैं कि रियल में जो सर बोल रहे हैं वो चीज सही है या गलत है। एग्जैक्टली हम लोग इस पे ट्रेस करके देख सकते हैं। 0 1 सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगा, 3 मिनट पे 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला, 4 पे 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला। कंटिन्यूअस इसी
हिसाब से वो अपना वेलोसिटी चेंज करते रहा। सो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा उस ऑब्जेक्ट में, देन जो हमारा लाइन बनेगा उस वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ में, वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम लाइन, एंड इट विल बी अगेन योर स्ट्रेट लाइन। अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कराएगा अपने आप को, कुछ ऐसा। यही हमने एग्जाम्पल भी लिया था, एग्जैक्टली यही हमारा ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी को हमने अपने बुक में भी देखा है, या यही फिगर हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए होता है। देन इस कंडीशन में हम देखें तो वो ऑब्जेक्ट ए एंड ई के बीच का हम एनालिसिस कर रहे हैं। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। ए पे मान लो ऑब्जेक्ट का स्पीड था तुम्हारा v1, ऑल्दो उसमें नहीं लिखा है, v1 था, एंड ई पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड है मान लो v2। इट मीन्स चेंज इन स्पीड कितना हुआ, ए टू ई के बीच में चेंज इन स्पीड हुआ v2 माइनस v1। और हम लोग एग्जैक्ट टर्म में लेके चले तो ए पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड था u, इनिशियल वेलोसिटी, ई पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड था v। सो हमारा चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v माइनस u, जो कि किसके बराबर है, ये है हमारा v और ये है हमारा u। सो v माइनस u यानी ये बराबर है तुम्हारा ed के बराबर है बाई टाइम। टाइम हमारा ए पे था उस ऑब्जेक्ट का t1 एंड ई पे उसका टाइम है t2। देन कितना टाइम लगा ए से ई के पास जाने में उस ऑब्जेक्ट को, वो है तुम्हारे t2 माइनस t1 के बराबर। इट मीन्स ad के बराबर। इट मीन्स एक्सीलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ बाई ed डिवाइडेड बाई ad। ठीक है, ed बाई ad, जैसे पिछले ग्राफ में मैंने बताया, इसमें भी एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए एक्सीलरेशन ऑफ अ लाइन और ऑफ अ ऑब्जेक्ट can be find in velocity time graph by finding the slope of that line। जो पिछले कंडीशन में स्लोप हमने बनाया था उसमें स्लोप क्या बताता था, स्लोप बताता था, स्पीड बताता था, इट मीन्स वेलोसिटी बताता था। ये bc बाई ac जो आया था हमारा, ये स्पीड बताता था। बट एक्सीलरेशन वाले ग्राफ में, सॉरी वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ में एक्सीलरेशन का वैल्यू बताने के लिए जो इस लाइन का स्लोप बताएगा वो बताएगा हमारा एक्सीलरेशन ed बाई ad। करेक्ट है या नहीं है, बोलो। कंफ्यूजन अगेन आई एम रिपीटिंग। किसी के लिए क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए फिर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये लाइन जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिखा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक स्ट्रेट लाइन होता है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम लाइन, वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन है। देन ऐसे ग्राफ में हम किसी चीज का एक्सिलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? मैथमेटिकल एक्सिलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन स्पीड बाई टाइम, वही हम लोग पहले यहाँ पे लगा रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि ग्राफिकली किसी भी चीज के एक्सिलरेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला पहले मैंने लगाया।
मैथमेटिकल फॉर्मूला बोलता है चेंज इन स्पीड। हम लोग ए से ई के बीच का ही एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो था यहाँ से ओ से लेके ए के बीच में हम लोग इसको कुछ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो ए के पास एज्यूम करो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था u, ई के पास उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था v। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया v माइनस u। अब इसको हम लोग वेलोसिटी लाइन पर देखें, इस पॉइंट पे v था उसका वेलोसिटी, इट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी लाइन ए पे u था उसका वेलोसिटी यानी यहाँ पे। सो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ई डी। इस तरफ से देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है आपस में, तो इज इक्वल टू ई डी। देन कितना टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को ये चेंज करने में वेलोसिटी का, मान लो डी ई पॉइंट पे उस तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो रहा था v1/v2 जो कि ed है इस ग्राफ में, एंड चेंज इन टाइम t2/t1 जो कि ad है इस ग्राफ में। इट मीन्स हम लोग एक्सीलरेशन इस ग्राफ में फाइंड करने के लिए लिख सकते हैं ed/ad। ये चीज ठीक है? किसके लिए, अगर किसी के लिए प्रॉब्लम है तो बोलो। ed/ad। यस, टेल मी क्लियरली, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए क्योंकि यही चल के हमारा आगे इक्वेशन का बेसिस बनेगा, इक्वेशन के प्रूफ करने का। रिशु, भास्कर, रोशनी, एनीवन क्लियर है? ओके, क्लियर है ना? देन ओके। सी, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं वो मत ये समझना कि सर तुम लोगों को भूल गए हैं। जस्ट बहुत सारे लोगों का चेहरा दिमाग पे है जिसको फेसियली भी वही लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछा करते थे, उन्हीं लोगों का मैं नाम ज्यादातर ले रहा हूँ। जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछते थे उन लोगों का ज्यादातर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर उसके बाद भी लगे, यस यू कैन टेल, नो प्रॉब्लम, अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है। सो एक्सीलरेशन कैन बी फाइंड मैथमेटिकली बाय चेंज इन स्पीड बाय टाइम। ग्राफिकली इसको हम लोग ed/ad से फाइंड कर रहे हैं, जिसको हम लोग दूसरे तौर पे बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the acceleration of the object. Slope of velocity time graph gives the acceleration of that object. यही टोटल स्टोरी है। इस कंडीशन में भी अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा तो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, मान लो ये O पॉइंट है, OEC, इसका अगर हम लोग एरिया निकाल दें सक्सेसफुली, देन इट इज गोइंग टू गिव द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट E। इट मीन्स अगर A से E के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना हो तो ट्राइंगल AED का हम लोग जो एरिया निकाल देंगे वही हमें बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट A से E के बीच में कितना दूर ट्रेवल किया है। ठीक है सभी के लिए? बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस थिंग्स इन द प्रूफ ऑफ इक्वेशन। यही मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ADE and ABCD। ओके, जस्ट इस पॉइंट में एक चेंजिंग करो कि अगर A से E के बीच का वो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो सिर्फ इस पार्ट से नहीं, ADE से नहीं, वो बल्कि ABCDE इससे फाइंड होगा। एरिया ऑफ दिस होल फिगर रिप्रेजेंटेड बिटवीन द लाइन, यानी उस लाइन से मैच करते हुए एक्स एक्सिस तक जो भी फिगर बनेगा उस फिगर का हम लोग अगर एरिया फाइंड कर देंगे तो उसका वो डिस्टेंस दे देगा उतने दूर का।
इट मीन्स अगर तुमको ए से ई के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तुमको इस ए बी सी ई इस फिगर का एरिया निकालना होगा। अगर इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करें तो ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक बन रहा है ए डी ई ट्राइंगल। अगर इस दोनों पार्ट का एरिया हम लोग निकाल दें तो हम लोगों को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन ए टू ई निकल जाएगा। सो पहले पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई डी और ई डी इंटू ए डी, इट मीन्स हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। और दूसरे का एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स ए बी इंटू बी सी, जो कि तुम्हारे पूरे ए से ई के बीच का डिस्टेंस दे देगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस को तय किया है ए से ई के बीच में। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलेगा वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के बीच, अगर हमको उसको रिप्रेजेंट करना हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इट इज अ इरेगुलर शेप, वो इरेगुलर शेप होगा। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या वो एक इस तरह का भी लाइन हो सकता है। कुछ दूर तक एक्सेलरेशन फिक्स है यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट कर रहा है, फिर कुछ दूर तक एक्सेलरेट कर रहा है, फिर कुछ दूर तक डी एक्सेलरेट कर रहा है। ये चारों पार्ट में वो यूनिफॉर्म चल रहा है, तभी एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जा सकता है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन से नहीं जुड़ेगा। ऐसा फिगर बनेगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये वी एंड टी के बीच की बात बता रहा हूं मैं। जस्ट आई एम शोइंग डी एंड टी ग्राफ एंड टेलिंग यू अबाउट वी एंड टी ग्राफ। अगर पूरा पूरी नॉन यूनिफॉर्म होगा, जिसमें किसी भी पार्ट में हम लोग यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखा सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये कुछ ऐसा स्लोप का ग्राफ बनेगा। अदरवाइज अगर पार्ट वाइज उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जा सकता है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन के रूप में है। बट टोटली को अगर हम लोग लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं मूव कर रहा है। इतना दूर सभी के लिए क्लियर है, बिकॉज दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द प्रूफ ऑफ इक्वेशंस। इसके बाद अगर तुम लोग यहाँ तक क्लियर हो गए तो मैं आसानी से तुम लोगों को इक्वेशन प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, जो कि तुम लोग भी उसी आसानी से प्रूफ कर पाओगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड आफ्टर दिस टॉपिक टुडे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई भी प्रॉब्लम। You people are there with me, no? Okay, Rishu. और कोई? प्रियांशु? प्रवीण? Okay. Anyone else? No one is there. राधे श्याम जा चुका है वो। Okay, so we can stop our topic here. If everyone is clear till this point, the next work is easier for me. So on Friday again, we will start up with the proof of equations and few numericals by use of graphical method. Okay, so bye to everyone. Now you people can disconnect.